Hello guys, I hope you all are doing good. So today in this video we will be starting our second part chapter 9 का NIOS Political Science क्लास 12 का चैप्टर 9 एमरजेंसी प्रोविज़न का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में, यानी राष्ट्रपति शासन के बारे में। जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम से हैं उन बच्चों के लिए ये राष्ट्रपति शासन रहेगा, ठीक है। चैप्टर 9 है ये NIOS पोलिटिकल साइंस क्लास 12 का, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं। इस वीडियो में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम एक एक चीज़ को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। बस आपको क्या करना है कॉम्प्रिहेंसिवली, तो ये वीडियो रहेगी आपको इसके साथ एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। आई वेलकम यू ऑल, आई एम योर फ्रेंड अरुण शामू। मगर देखिए लास्ट वीडियो जो थी हमारी वो नेशनल इमरजेंसी के बारे में थी। अब वो हमने पढ़ तो ली थी, हम अभी प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी के बारे में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी कि वो हमारी कंट्री में कब कब उसको प्रोक्लेम करा गया था, यानी घोषित करा गया था किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी जो थी वो 1962 में प्रोक्लेम करी गई थी, ठीक है, 1971 में प्रोक्लेम करी गई थी, ठीक है, और 1975 में प्रोक्लेम करी गई थी, ठीक है। ये तीन टाइम थे जब नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करा गया था। जो 1962 में जो इमरजेंसी प्रोक्लेम करी गई थी नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, 1962 में प्रोक्लेम करी गई थी। तो ये जो है ना एक्सटर्नल एग्रेशन के माध्यम पर, यानी एक्सटर्नल एग्रेशन एज अ बेस कंसीडर करा था, तब इसको प्रोक्लेम करा गया था, ठीक है। क्योंकि उस समय पर चाइना ने हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया है, यानी अरुणाचल प्रदेश, आज के समय का अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर आक्रमण कर दिया था। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, तो उसमें आपको एक पार्ट होता है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, उसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अब जो दूसरी इमरजेंसी थी वो 1971 दिसंबर में प्रोक्लेम करी गई थी, और ये जो थी 1962 की, ये अक्टूबर 1962 में प्रोक्लेम करी गई थी, ठीक है। और ये जो इमरजेंसी थी ना वो 10 जनवरी को हटी थी 1968 में, ठीक है। अब दूसरी जो इमरजेंसी थी जो 1971 में प्रोक्लेम करी गई थी, वो जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक करना चालू करा तब उसके बाद इस इमरजेंसी को प्रोक्लेम करा गया था, ठीक है। दिसंबर में 3 दिसंबर को ये जो इमरजेंसी थी वो प्रोक्लेम करी गई थी, और ये जो हटी थी वो तकरीबन काफ़ी समय बाद हटी थी। ये हटी थी हमारी मार्च में 1977 में। बट हाँ, एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत सारा समय है ना, वो 7 साल लगी थी तकरीबन पूरी इमरजेंसी ये, ठीक है, 1971 के बाद। मगर इसी दौरान एक और इमरजेंसी रिलीज़ होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर इमरजेंसी लगी हुई है, एक पर्टिकुलर ग्राउंड प्रेसिडेंट के द्वारा डिसाइड करा गया है, जैसे कि एक्सटर्नल एग्रेशन यहाँ पर फॉलो करा जा रहा था 1971 में जो इमरजेंसी लगी थी, मगर उसके बाद 1975 में भी इमरजेंसी लगी थी, जो थर्ड इमरजेंसी थी। ये इमरजेंसी लगाई थी, इसका जो ग्राउंड था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, यानी जो आर्म्ड रिबेलियन बाद में हो चुका था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आर्म्ड रिबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस मैंने आपको बता दिए हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाकर एक बार जरूर देखिए, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो ये जो इमरजेंसी थी 1977 में मार्च में हटी थी, ठीक है, मार्च में 21 मार्च को। और वो जो 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी ना, जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, जो आंतरिक इंडिया में जो चीज़ें चल रही थी गड़बड़ वाली, ठीक है, उनको देखते हुए, तो वो लगी थी हमारी 25 ऑफ जून 1975 को, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 इमरजेंसी थी जो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में लगाई गई थी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें जो होता नहीं है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद नहीं बताई थी, तो इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ। आपका चैप्टर तो वैसे भी कंटिन्यू ही है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने आगे वाले आने वाले चैप्टर की तरफ, दैट इज दी प्रेसिडेंशियल रूल, यानी चैप्टर नहीं, टॉपिक की तरफ, ठीक है। चलिए अब प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट रूल क्या कहता है, हिंदी में राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। कि हमने नेशनल इमरजेंसी देखी थी, नेशनल इमरजेंसी देखी थी कि उसमें सारी चीज़ें जो ना कहीं जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो यूनिटरी गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है, उसमें सारी जितनी पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। बट हियर व्हाट हैपन्स इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो कि यहाँ पर प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर आती है। नाउ द प्रेसिडेंट बिकम्स होलसेल पावरफुल, ठीक है। अब आगे बढ़ने के इसमें होता क्या क्या है। अब यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, ये तो आपको पता चलेगा कि प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीके की इमरजेंसी घोषित कर देते हैं कि यहाँ पर इमरजेंसी लगी हुई है। मगर वो प्रोविजंस कौन कौन सी, प्रावधान कौन कौन से हैं जिन बिहाफ को कंसीडर करा जाता है, जिन चीज़ों को कंसीडर करा जाता है, तब ये इमरजेंसी लगाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है ना एक आर्टिकल है, आर्टिकल 355, उसके तहत जो यूनियन गवर्नमेंट होती है ना, उसको ये सुनिश्चित करना होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है ना वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रही हैं, ठीक है।
यानी यूनियन गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो इंश्योर करे कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं सारे के सारे वो कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी प्रोविजंस लिखे हैं उनके अनुसार ही चल रही हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 355 कहता है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब देखिए ये चीज़ ही यहाँ पर आगे इमरजेंसी बनेगी। अब ये जो परफॉर्मेंस है अगर कहीं ना कहीं डगमगा जाती है और ये सारी चीज़ें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चेक करेगा और वो चेक करता है, अगर ऐसा चीज़ें नहीं उसको मिलती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तब उसके पास पावर आती है कि वो जो है ना कहीं प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं। ठीक है, अंडर आर्टिकल 356 अंडर आर्टिकल 356 के तहत यहाँ पर सेंटर जो है ना सारी की सारी पावर अपने पास ले लेता है और वहाँ पर गवर्नमेंट जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सेंटर के अंडर आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी पूरी की पूरी जो स्टेट मशीनरी होगी, पूरी पूरी जो स्टेट का ट्रांजिशन हो रहा होगा, बिजनेस हो रहा होगा, वो सारा का सारा यानी जितना भी चीज़ें हो रही, बिल बनाने होंगे, कुछ भी हो फाइनेंशियल वगैरह या फिर लेजिस्लेटिव और या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव चीज़ें होंगी, सारी सारी जो है ना वो किसके पास आ जाएंगे, सेंटर के पास आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी चीज़ को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट एमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एमरजेंसी। नाउ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर स्टेट गवर्नमेंट वर्क नहीं करती है ना तो यहाँ पर उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर बता दिया जाता है। जैसे कि द प्रेसिडेंट में इशू अ प्रोक्लेमेशन यह घोषणा करता है कि इमरजेंसी इन स्टेट लग जाएगी तब जब वो अपने आप में कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होगा। और यहाँ पर प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन ये नहीं कि प्रेसिडेंट खुद ही सेटिस्फैक्ट्री हो, नहीं, प्रेसिडेंट को या तो गवर्नर बताएगा कि भाई साहब प्रेसिडेंट सर यहाँ पर जो है ना स्टेट में चीज़ें इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट हैपनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ठीक है भाई साहब, तो स्टेट गवर्नमेंट जो गवर्नर होगा ना वो प्रेसिडेंट को लिखेगा एक लेटर में। ठीक है, तो यहाँ पर तब प्रेसिडेंट देखेगा कि हाँ से चीज़ चल रही है, तब प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। मगर ऐसी ये बात नहीं है, यहाँ पर ये भी होता है कि प्रेसिडेंट सो मोटो एक्शन भी ले सकता है, यानी अपने आप से कंसिडर भी कर सकता है कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो कहीं ना कहीं जो है इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही हैं। और प्रेसिडेंट जब देखते हैं सारी चीज़ें तो वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं अपने तरीके से भी, सुओ मोटो एक्शन भी ले सकते हैं अपने आप ही। ठीक है, यहाँ पर गवर्नर भी कह सकता है, प्रेसिडेंट खुद भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। चलिए मगर अब तीसरा एक और प्रावधान आता है, वो ये है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट होगी अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी आदेश दिया जा रहा है, ठीक है, कि जैसे कि मानकर चलिए कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एक ऑर्डर है, एक डिक्लेरेंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं कि ये मैंडेटरी होगा एक पर्टिकुलर चीज़ को पाने के लिए, लाइक आधार कार्ड मैंडेटरी है। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि भाई ऐसा चीज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, और वो जो ना जितने भी लॉ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉज होते हैं ना उनसे कहीं ना कहीं अगेंस्ट अपने लॉ फ्रेम करती है, तब वहाँ पर गवर्नर देखेगा या फिर क्या देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी ऐसी चीज़ें नहीं चल रही हैं, तब वो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेंगे। ठीक है, ऐसे भी इमरजेंसी जो है प्रेसिडेंशियल रूल कहाँ हो सकता है, इम्पोज करा जा सकता है, प्रोक्लेम करा जा सकता है, कहाँ पर, स्टेट्स में। ठीक है, चले आगे। चलिए अब यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल को प्रोक्लेम करने में कहीं ना कहीं देखिए जब प्रोक्लेम हो जाता है, अब ये तो आपको पता चल गया प्रेसिडेंट रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी 3 प्रकार के हैं ना, स्टेट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल, तीनों एक ही हैं। ठीक है, यहाँ पर तीनों एक ही हैं, बट आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी या तो स्टेट इमरजेंसी कह दो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कह दो, प्रेसिडेंशियल रूल को इन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रेसिडेंशियल रूल लग चुका है, मगर यहाँ पर प्रोक्लेम होने के बाद प्रेसिडेंशियल रूल को पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव करा जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कितने महीनों के अंदर 2 महीनों के अंदर पार्लियामेंट उसे अप्रूव करनी चाहिए, तभी वो प्रेसिडेंशियल रूल फर्दर कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट कंटिन्यू कर दी है, ठीक है, चलिए लोकसभा ने भी कंटिन्यू कर दिया और जो है राज्यसभा ने भी कंटिन्यू कर दिया, मगर यहाँ पर देखिए उसको पास करने के लिए जैसे नेशनल इमरजेंसी में एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है ना, 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी से आपको एक पास करवाना है कि हाँ जी एक पर्टिकुलर बिल है या फिर बोल सकते हैं प्रोक्लेमेशन है, रूल है, गाइडलाइंस है, जो पास करवानी सिंपल मेजोरिटी से खाली। ठीक है, वो पास हो जाएंगे तो कंटिन्यू हो जाएगी। मगर अगर इन 2 महीनों के बीच में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो अगली जो एमओजी जो प्रोक्लेमेशन है ना, ये जो प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंशियल रूल का प्रोक्लेमेशन उस स्टेट में तब तक लागू रहेगा जब तक लोकसभा जो है दोबारा से आ ना जाए, दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट ना हो जाए, नहीं बन ना जाए, और उसके 30 दिन बाद तक 30 दिन के अंदर जब लोकसभा अब बन जाएगी और आ जाएगी, बैठने लगेगी, सेशन लगने लगेंगे, तब
उस समय से 30 दिन बाद तक लोकसभा को या तो ये जो इमरजेंसी है कंटिन्यू करनी पड़ेगी, या फिर अगर ऐसा नहीं होता तो ये टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। मगर अगर ये लोकसभा, जब लोकसभा पावर में नहीं है ना, यानी लोकसभा डिसॉल्व, तो उस समय पर राज्यसभा को इसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ नहीं, सिंपल मेजोरिटी के साथ इसे अप्रूव करना होगा। ठीक है, तब ये कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, इफ द अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू फॉर 6 मंथ, 6 मंथ तक रहता है। और इस 6 मंथ में देखिए, अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर लोकसभा ने अप्रूव कर दिया और राज्यसभा ने भी अप्रूव कर दिया, तो उसके 6 मंथ बाद तक जो है प्रेसिडेंट रूल एक पर्टिकुलर स्टेट में कंटिन्यू रहेगा। मगर अगर फर्दर एक्सटेंड करना है तो लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को पास करना होगा। और इस समय पर अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तब भी जो राज्यसभा है उसके पास ये पावर होती है कि वो मेन टाइम इसे अप्रूव कर सके कंटिन्यूंस के लिए। ठीक है, कंटिन्यू कर सके। कब तक? जब तक लोकसभा दोबारा से गठित नहीं हो जाती और उसके 30 दिनों के बाद तक उसे मंजूरी नहीं मिल जाती। अगर मंजूरी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो खत्म। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब यहाँ पर every resolution approving the proclamation of the president rule or its constitution can be passed either how। देखिए सिंपल मेजोरिटी लिखा है यहाँ पर। ठीक है, आप एक बुक में लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर दी, उस समय पर हुआ करती थी। मगर यहाँ पर जो है ना 1978 में 44वें संशोधन के तहत कुछ चीज़ें और यहाँ पर लाई गई। क्या? कि अगर पार्लियामेंट एक्सटेंड करती है प्रेसिडेंट रूल को 1 साल से ज़्यादा के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो उसके तहत वहाँ पर 2 कंडीशन है जो वो कहीं ना कहीं फुलफिल होनी चाहिए, तभी वो 1 साल के बाद भी एक्सटेंड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट रूल जो है वो अगर जो एक तरीके से थोड़े समय के लिए लगाया जा रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी को वहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, यानी दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी को सुधारने के लिए, जो स्टेट में जो मशीनरी है, स्टेट मशीनरी में कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सारी चीज़ें लेकर आने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। तो उसकी जो लाइफ होगी ना वो खाली 1 साल ही होगी। मगर अगर यहाँ पर ये 2 कंडीशन ऐसी बनती है कि नेशनल इमरजेंसी पूरी कंट्री में चल रही है, ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में, या और उस पार्ट में उस स्टेट का थोड़ा बहुत हिस्सा भी आ रहा है, तो उस समय पर जो है जो प्रेसिडेंट रूल है वो कंटिन्यू रहेगा जो है 1 साल के बाद भी, 3 साल तक लग सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन को ये बताना पड़ेगा कि अगर देखिए मानकर चलिए नेशनल इमरजेंसी भी प्रोक्लेमेशन मतलब नेशनल इमरजेंसी भी पावर में नहीं है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी भी नहीं है। ठीक है, मगर फिर भी उसको 1 साल से आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है, तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन को ये बताना पड़ेगा, ये सर्टिफाई करना पड़ेगा कि इस कारण की वजह से इस स्टेट में जो है इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराए जा सकते। तब ये जो इमरजेंसी है ना वो 1 साल के बाद एक्सटेंड होगी, 1 साल से आगे तक के लिए एक्सटेंड हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। ये 2 कंडीशन है जो फुलफिल होंगी तभी वो 1 साल से आगे के लिए एक्सटेंड हो सकती है, अदरवाइज वो 1 साल के बाद टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर ये भी सुनिश्चित करना होता है कि वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पावर में कहीं ना कहीं इलेक्शन कराए जाएँ और वहाँ पर पावर में एक गवर्नमेंट लेकर आ जाए और वो वहाँ पर अपनी मिनिस्ट्री वगैरह फॉर्म करे। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब यहाँ पर ये चीज़ तो आपको पता ही चल गई कि यहाँ पर देखिए ये चीज़ तो आपको बता दी मैंने दोनों। अब यहाँ पर एक पावर और होती है प्रेसिडेंट के पास, जैसे उन्होंने प्रेसिडेंशियल जैसे कि अपनी डिस्क्रिप्शनरी उनकी पावर होती है, खुद की पावर होती है कि वो अगर देखते हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं चल रही हैं, सही से नहीं चल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंशियल रूल प्रोक्लेम कर सकते हैं। अब वो इसी प्रोक्लेमेशन के साथ एक प्रोक्लेमेशन और इशू कर सकते हैं कि यहाँ पर पार्लियामेंट रूल नहीं लगेगा, मतलब जो प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो हटा दिया जाता है। ठीक है, यानी अ प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल मे बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। ठीक है, अब यहाँ पर पार्लियामेंट का कोई भी रोल नहीं होता, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ना अपने हिसाब से हटा दिए, मतलब अपने हिसाब से हटा सकते हैं प्रेसिडेंट रूल को। नेशनल इमरजेंसी में भी ऐसा ही हुआ करता था, मगर नेशनल इमरजेंसी में क्या हुआ कि नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट अगर जब कहती है ना, यानी लोकसभा कह देती है कि प्रोक्लेमेशन हटना है नेशनल इमरजेंसी का, तो वो हटना है, वहाँ पर वो बाइंडिंग हो जाते हैं प्रेसिडेंट पर। ठीक है, वो जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप एक बार वो जरूर देखिएगा, आप पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर जो है ना काफ़ी इसका जो ना मतलब एक तरीके से जो प्रेसिडेंशियल रूल है इसका काफ़ी मिसयूज़ भी होता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ तो आपको पता होगी कि यहाँ पर जो ना ये जो प्रेसिडेंशियल रूल है ये जो लेकर आया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो लेकर आए थे, ताकि एक कभी भी एक अनफोर्सिन सिचुएशन बन जाती है स्टेट्स में तो उनको भी टैकल करा जा सके। ठीक है, मगर यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ भी उठाया गया है, जैसे कि जनता गवर्नमेंट जो थी उन्होंने 9 स्टेट्स में 1977 में जब नेशनल इमरजेंसी हटी थी ना 1977 में, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ना उन्होंने क्या करा था कि प्रेसिडेंट रूल जो ना 9 राज्यों में घोषित कर दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि कांग्रेस पावर थी, कांग्रेस जो है पावर में थी 1977 से पहले। ठीक है, 1977 के बाद जो है 3 साल के लिए जो
मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी वो आई थी, तो तब उसके बाद क्या हुआ था कि जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने जो है ना वो सेंट्रल में गवर्नमेंट लेकर आए थे, और जो 9 राज्यों में जो गवर्नमेंट चल रही थी वो कांग्रेस की चल रही थी, तो वहाँ से उसको हटा दिया गया था। ठीक है, वो ऐसा करा था कि उन्होंने जो है ना ये घोषित करा कि यहाँ पर जो है ना जो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है ना वो सही नहीं है, जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है वो इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या करा कि वहाँ पर जो है ना एक तरीके से प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो लागू कर दिया। ठीक है, अब इस चीज़ के चलते हुए 1980 में दोबारा से इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आती है। ठीक है, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आती है, और वो आगे आने वाले जो इलेक्शंस थे 1980 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट हार जाती है और इंदिरा गांधी गवर्नमेंट आती है। अब इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी 9 स्टेट्स में वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दी, एक तरीके से जो है ना टिट फॉर टैट खेले वो। ठीक है, टिट फॉर टैट। अब इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं अनफोर्सिंग चीज़ जो सिचुएशन थी उनको टैकल करने के लिए कराई थी, मगर हमने देखा कि इसका जो मिसयूज़ भी हुआ है। ठीक है, मिसयूज़ के भी बहुत ज़्यादा चांसेस थे। काफ़ी सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो भी मेंबर्स थे उन्होंने अपनी अपनी राय दी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख रहे थे कि जो हमारे स्टेट्स हैं उन वहाँ पर कितनी कितनी बार जो इमरजेंसी प्रोक्लेम हुई है। आंध्र प्रदेश में 3 बार हुई है। सबसे पहला राज्य जो बना था वो पंजाब बना था। ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले जो इमरजेंसी प्रोक्लेम करी गई थी, यानी स्टेट इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, 1951 में। ठीक है, चले आगे। चलिए अब यहाँ पर पहला स्टेट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 3 बार इमरजेंसी यानी स्टेट इमरजेंसी लग चुकी है। लास्ट 2014 में लगी थी। ठीक है, 2014 में। अरुणाचल प्रदेश में 2 बार लग चुकी है, लास्ट 2016 में लगी थी। बाकी ऐसे ही आप पूरी की पूरी जो लिस्ट है देख सकते हैं आप। ठीक है, चलें आगे। ये देख सकते हैं आप दिल्ली और पुडुचेरी, इस यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। अब आप सोचेंगे कि जो पुडुचेरी और दिल्ली है ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये तो केंद्र शासित प्रदेश है। अभी केंद्र शासित प्रदेश तो है मगर यहाँ पर जो ना असेंबलीज भी हैं, यहाँ पर इनके चीफ मिनिस्टर्स भी हैं। ठीक है, बाकी के और जो अंडमान निकोबार हो गया और दादर नागर हवेली हो गया, और ये जो जितनी भी टेरिटरी है केंद्र शासित प्रदेश है, मगर यहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स नहीं है। यहाँ पर जो ना एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ पर देखिए इफेक्ट भी हो जाते हैं फिर काफ़ी सारे। देखिए अब जैसे हमने इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट देखे थे कि उसके क्या क्या जो रिपरकशन थे और उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हुआ करते थे, ऐसे ही प्रेसिडेंशियल रूल के भी काफ़ी सारे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। ठीक है, इससे क्या होता है कि सारी सारी जो पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की जो है प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाती है। अब प्रेसिडेंट जो है ना अपने बिहाफ पर या तो स्टेट गवर्नमेंट को चलाने के लिए वहाँ पर गवर्नर का कहीं ना कहीं हेल्प लेता है, गवर्नर की हेल्प लेता है। गवर्नर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फिर उस स्टेट को चलाने में। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की पूरी की पूरी जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आती है। फिर प्रेसिडेंट के पास आती है पावर कि वो किसको ये पावर देती कि वो कि कौन वहाँ पर जो है पूरी पूरी जो गवर्नमेंट है वो चलाएगा। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उसे डिसॉल्व भी कर सकते हैं और सस्पेंड भी कर सकते हैं जब प्रेसिडेंट रूल लगता है। ठीक है, क्यों क्यों ताकि वहाँ पर जो है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मशीनरी फेल हुई थी ना उसको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करा जा सके। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना एक चीज़ और है कि प्रेसिडेंट कैन मेक अदर इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन नेसेसरी टू गिव इफेक्ट दैट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन, कि अदर जो भी चीज़ें हैं ना वो भी वो कर सकते हैं, जैसे कि लॉ वगैरह बनाना। स्टेट की सारी सारी पावर तो उनके पास आ गई है। बजट उनके पास कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, ठीक है, चीज़ें वहाँ पर कैसे कैसे होनी कैसे नहीं होनी, सारी पावर जो प्रेसिडेंट के हाथ में आज आ जाती है जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए अब देखिए जब इसका मिसयूज़ करा जा रहा था, देखिए मिसयूज़ तो खैर बहुत हुआ है इसका। ठीक है, काफ़ी बार जो है नेशनल जो प्रेसिडेंशियल रूल है काफ़ी स्टेट्स में लगा है। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी लगी है तो प्रेसिडेंट तो देखिए कब काम करते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही तो काम करते हैं। आगे हम देखेंगे पार्लियामेंट के चैप्टर में कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करते हैं। ठीक है, बिना उनकी एडवाइस के वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अब देखिए जब प्रेसिडेंट रूल जब लगेगा तो पावर किसके हाथ में आएगी, पार्लियामेंट के पास आएगी ना आएगी। अब देखिए वो जो चीज़ें थी ना उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से कम करने के लिए जो मिसयूज़ हो रहा था वहाँ पर 44th अमेंडमेंट भी लेकर आई गई। ठीक है, 44th अमेंडमेंट भी लेकर आई गई। ठीक है, जिसके तहत ये कहा गया कि आप जो ना 1 साल से ज़्यादा जो आगे नहीं बढ़ा सकते प्रेसिडेंट रूल को। चलिए वो भी था। फिर उसके तहत भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने प्रेसिडेंट रूल काफ़ी सारे स्टेट में लगते हुए देखे। ठीक है, चलिए वो भी ठीक है। अब जो है ना काफ़ी सारी फिर कमीशंस भी बिठाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी सारी अपनी एडवाइजरी दी, अपनी एडवाइस दी, रिकमेंडेशन दी। तो उनमें से कुछ आपकी बुक में लिखी हुई हैं कि कैसे जब जैसे कि मानकर चलिए अब एक जनरल इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी ने मेजोरिटी नहीं अपनी कहीं ना कहीं हासिल करी है। ठीक है, तो अगर जो भी पार्टी मेजोरिटी हासिल करेगी तो वो रूल करेगी। ठीक है, वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि
जो है प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। मगर प्रेसिडेंट को सबसे पहले ये देखना है कि क्या कोई और पार्टी है जिसके सबसे ज़्यादा वोट हैं, क्या कोई कोएलिशन है, कोई गठबंधन है जो मेजोरिटी हासिल कर रहा है। ये सारी चीज़ देखते हैं, तब अगर ये ऐसी सारी चीज़ें वहाँ पर प्रिवेल हैं और दूसरी कोई अल्टरनेटिव गवर्नमेंट है जो अपनी गवर्नमेंट बना सकती है, तब तो क्या नाम है आप तब प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते हो। मगर ये सारी चीज़ें इग्नोर कर और फिर आप प्रेसिडेंट रूल जो है क्रिएट कर रहे हो स्टेट में, तो ये सारी चीज़ें गलत है ना। तो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं कर्ब करने के लिए, कहीं ना कहीं नियंत्रण में लेकर आने के लिए, रिस्ट्रेन पुट करने के लिए प्रेसिडेंट के ऊपर, तो यहाँ पर काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस दी गई हैं। ठीक है, सरकारिया कमीशन हो चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी सारी रिकमेंडेशन दी थी, बट यहाँ पर जो है आपको एक ही रिकमेंडेशन दी हुई है आपकी बुक में। ठीक है, जैसे कि अब जो प्रेसिडेंट रूल है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि प्रेसिडेंट रूल अगर किसी स्टेट में लग रहा है तो वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। प्रेसिडेंट रूल इज अंडर दी प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि क्यों लगाया गया, क्या ऐसी इमरजेंसी थी, क्या ऐसी सिचुएशन आ गई थी। ठीक है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपकी सुप्रीम कोर्ट की एक ही एडवाइस लिखी हुई, रिकमेंडेशन लिखी हुई है, दैट इज दी एसआर बोमई केस में 1944 में ये एडवाइस आई थी। ठीक है, कि असेंबली जो है लेजिस्लेटिव असेंबली वो यूं ही डिसॉल्व नहीं हो सकती अगर जब तक पार्लियामेंट उस स्टेट इमरजेंसी को अप्रूव नहीं कर देती। अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव नहीं करी है तो वहाँ पर और तुमने प्रेसिडेंट ने क्या करा है कि इमरजेंसी घोषित कर दी है, इमरजेंसी लगा दी है, तो जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगी ना, तब तक जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, अगर अप्रूव कर दी तो डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं करे तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूट करा जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 356 सरकारिया कमीशन, इसने 1988 में रिकमेंडेशन दी थी। ठीक है, 1988 में उन्होंने कहा था कि जो प्रेसिडेंट रूल है ना ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। इसको आप रैम्पेंटली यूज़ कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये एज अ डेड लेटर इसको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बोला था कि ये लास्ट में ही यूज़ करा जाएगा जब सारे के सारे जो पैतरे हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो सरकारिया कमीशन के द्वारा भी ये बोला गया है कि आपको इसे सबसे लास्ट में यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी जो रिकमेंडेशन सरकारिया कमीशन के द्वारा दी गई है वो ये है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको डिसॉल्व नहीं करना है जब तक प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव नहीं कर जाए। सेम एडवाइस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ फॉर्मिंग अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, जो मैंने आपको अल्टरनेटिव गवर्नमेंट अगर फॉर्म हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्टेट जो इमरजेंसी है उसे कहीं ना कहीं इम्पोज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर असेंबली मे नॉट डिसॉल्व टिल द प्रोक्लेमेशन इज अप्रूव्ड बाय द असेंबली, ये सेम है शायद, हाँ सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके चैप्टर का जो सेकंड टॉपिक है, तो ये पूरी की पूरी जो टॉपिक आपको समाप्त होता है। आपको कैसी लगी वीडियो, टू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है ना तो आप मुझे नीचे राइट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर भी। ठीक है, टेलीग्राम पर ऑलरेडी मैंने डिस्कशन ग्रुप बना दिया है, यू कैन ज्वाइन दैट ग्रुप। ठीक है, और यू कैन आस्क योर क्वेरीज ईजिली। ठीक है, और चलिए अभी तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, बट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत बड़ी एक ड्यूटी बन जाती है आपकी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।